बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के YouTube व्याख्यान में मैं एसोसिएट प्रोफेसर जेपी बिलोनिया हिंदी आज आपको जिन कवि के बारे में बताने जा रहा हूँ उन कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। प्रिय विद्यार्थियों, जायसी को वैसे सूफी कवि के नाम से जाना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य इनके द्वारा रचित किया गया और इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लें, क्योंकि सिंघल द्वीप वर्णन खंड के जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत इनके महत्वपूर्ण जो 5 पद लिए गए हैं, उन पदों में से पद संख्या 1 एवं 2 की हम सब प्रसंग व्याख्या करके देखेंगे। इससे पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, उनकी कृतियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, उनके काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनके काव्य का जो भाषा सौंदर्य, काव्य सौंदर्य जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। प्रिय विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, इनका जन्म संवत 1550 में जायस में होना बताया गया है और इनका देहावसान अर्थात मृत्यु संवत 1600 ये अमेठी में होना बताया गया है। जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको अमेठी राजघराने ने पर्याप्त सम्मान भी दिया। यद्यपि ये काने और कुरूप थे, किंतु फिर भी प्रतिभा के अपार धनी थे। शेर साहब इनकी इस विकृत छवि को देखकर हंस पड़ा था। तब इन्होंने कहा, मोही का हंससी की कोह रही। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से वे हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य माना गया है। इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग मिलता है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का, दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे मुसलमान तो थे किंतु कट्टर नहीं थे। मुसलमान तो थे लेकिन कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। इन्होंने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। वे अनहलक वाली विचारधारा के साथ साथ अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत के विश्वासी थे। उनके ऊपर वेदांत का भी पर्याप्त प्रभाव था। इसी से वे जगत की ब्रह्मा से पृथक सत्ता को छाया मात्र मानते हैं और इनकी रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का ही आभास देखने को मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर मंडनात्मक भी थी। वे सूफी कवि थे, अतः इसी मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। यद्यपि जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, तथापि पद्मावत में वीर रस का भी उनके द्वारा स्थान स्थान पर सुंदर परिपाक किया गया है। जायसी ने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम नामक ग्रंथ लिखे हैं। इनमें भी इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत ही माना गया है। हिंदी के प्राचीन महाकाव्यों में रामचरितमानस से पूर्व पद्मावत का ही स्थान आता है। वस्तुतः जायसी ने हिंदू मुस्लिम ऐक्य के लिए पर्याप्त श्रम किया था। इनकी काव्य कला के बारे में हम थोड़ा जान लें कि जायसी का जो पद्मावत है वो सूफियों की मसनवी पद्धति पर लिखा हुआ एक प्रेम प्रधान काव्य है। इनके आधार पर ही जायसी की काव्य कला को स्पष्ट हृदयंगम किया जा सकता है। जैसे सबसे पहली बात यह है कि पद्मावत इति व्रतात्मक होते हुए भी रसात्मक है।
इसमें आए वस्तु वर्णन इसका प्रमाण है, जैसे द्वीप, नगर, राजभवन, दुर्ग, सरोवर, यात्रा, सरोवर, समुद्र, आक्रमण, युद्ध, मंत्रणा, दूध प्रेषण, पुत्र जन्म, विवाह, जल क्रीड़ा, रूप सौंदर्य और संयोग वियोग का विस्तृत वर्णन इनके इस ग्रंथ के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। जायसी प्रकृति सौंदर्य के पारखी थे। दूसरी चीज जब हम इनके काव्य के बारे में जानेंगे कि जायसी जो है वो प्रकृति के बड़े ही सुंदर पारखी थे। उनका हृदय प्रकृति की मनोरम और मंजुल क्रीड़ाओं को देखकर मयूरवत नृत्य करता हुआ भाव विभोर हो जाया करता था या हो उठता था। और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद जी ने इनके लिए ऐसा साहित्य के अंतर्गत यहाँ लिखा है कि जायसी ने मानव की चिर सहचरी प्रकृति नदी की क्रीड़ा कलाप को भावपूर्ण दृष्टि से देखा है तथा प्रकृति के व्यापारों के साथ मानव व्यापारों का साम्य स्थापित करते हुए सूक्ष्म मनोभावों के सरस और सुंदर चित्र भी उनके द्वारा अंकित किए गए हैं। यही कारण है कि जायसी का जो पद्मावत है प्रकृति पटी पर अंकित मानव मनोभावों का आकर्षक चित्र है और जायसी की रहस्य भावना भी उनके काव्य की महत्तम उपलब्धि मानी जा सकती है। तीसरी चीज है कि इनका जो लिखा गया जो काव्य है पद्मावत, ये श्रृंगार रस प्रधान काव्य माना जा सकता है। इसमें आधंत रति नामक स्थायी भाव की पूर्ण अव्यंजना इनके द्वारा की गई है, किंतु अंत में करुण रस की अवतारणा भी इसमें दिखाई देती है। इतने पर भी यह स्पष्ट है कि जायसी ने श्रृंगार रस के बड़े मनोरम चित्र अंकित किए हैं और संयोग व वियोग में से वियोग को गहन भूमिका प्रस्तुत किया है। जायसी की भाषा अवधी है। चौथी काव्य की जो विशेषता हम मान सकते हैं कि जायसी की जो भाषा है वो अवधी भाषा को मानते हैं और इनके काव्य में अवधी भाषा का स्वाभाविक सौंदर्य देखते ही बनता है। भाषा में तद्भव शब्दों का बाहुल्य देखने को मिलता है। अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी अत्यल्प मात्रा में इनके द्वारा अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ किया गया है और इनकी शैली मसनवी शैली में इन्होंने अपना पद्मावत काव्य लिखा है। जायसी ने प्राय सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है और इनके द्वारा मानव मनोभावों की बड़ी ही रमणीय अभिव्यंजना की गई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपकातिशोक्ति का प्रयोग जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में अपने काव्य के अंतर्गत यहाँ प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक हुआ है। यानी इन अलंकारों का जो प्रयोग है वो जायसी ने सर्वाधिक मात्रा में अपने काव्य में किया है और इनका प्रयोग काव्य में अर्थ गांभीर्य और भावोत्कर्ष में सहायक बन पड़ा है। जायसी ने प्रमुखतः दोहा, चौपाई छंद में ही अपनी काव्य की सर्जना की है। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने इस छंद पद्धति को कड़वक बद्ध छंद पद्धति कहा है और जायसी का जो पद्मावत है वो एक प्रेमाख्यानक काव्य माना जा सकता है। जो भारतीय प्रेम पद्धति के आधार पर जो काव्य लिखे गए हैं उनमें न तो प्रेम की महिमा को सही निरूपित किया गया है और न ही उसके महत्व। यहाँ जायसी का जो पद्मावत है वो इसका अपवाद ग्रंथ है। इनकी प्रेम पद्धति में प्रेम की पीर, विरह की वेदना और अनुपम सौंदर्य को विशेष स्थान प्राप्त है और जायसी का जो विरह वर्णन है विशेषकर नागमती का हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु माना जाता है। उसको अद्वितीय वस्तु हम मान सकते हैं क्योंकि नागमती का जो विरह वर्णन इनके द्वारा किया गया है ये वास्तव में हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय वस्तु कही जा सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जायसी के बारे में, जायसी के काव्य के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में और उनके संपूर्ण साहित्य सृजन के बारे में हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत जाना। अब तत्पश्चात हम उनके आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो सिंघल द्वीप वर्णन खंड लिया गया है उस सिंघल द्वीप वर्णन खंड के अंतर्गत आपके कुल 5 पद हैं और उन 5 पदों में से आज हम पहले पद की व्याख्या करके देखते हैं कि पहला पद जो उनके द्वारा लिया गया है वो पहला पद किस तरह से है और उसकी एक हम किस तरह से एक सार गर्भित व्याख्या कर सकते हैं। पहला जो पद है उनके द्वारा सिंघल द्वीप वर्णन खंड का है। सिंघल द्वीप कथा अब गाओ, औसों पद्मनी बरनी सुनाओ, निर्मल दर्पण भांति विशेखा, जो जही रूप सो तैसे ही देखा,
धनी सो दीप जह दीपक बारी, ओ पद्मिनी जो दई समारी। सात दीप बरने सब लोगु, एको दीप न ओहि सर जोगु। दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सर होई न पारा। जम्बू दीप कहो तस नाही, लंक दीप सरी पूज न छाही। दीप गर्भ स्थल आरन पारा, दीप महु स्थल मानुष हरा। सब संसार प्रथमे आए सातों दीप, एक दीप नहीं उत्तिम सिंघल दीप समीप। इसका जो तात्पर्य है, इसकी जो एक सार गर्भित जो हम व्याख्या करेंगे वो इस तरह से होगी। सबसे पहले हम इस पद के अंतर्गत जो कठिन शब्दार्थ जो प्रयोग में लिए गए हैं, उन कठिन शब्दार्थों का अर्थ यहाँ पर जान लें, उनका भावार्थ हम यहाँ पर एक बार जान लें कि उनका अर्थ क्या क्या निकलता है। पद्मिनी यानी रानी पद्मावती, निर्मल यानी स्वच्छ, दर्पण भांति दर्पण की तरह है, विशेखा विशेष रूप में, या विशिष्ट रूप में, जो ही रूप सो तैसे ही देखा, यानी जो जिसने जिस रूप को जैसे रूप में देखना चाहा उसने वैसे ही रूप के अंतर्गत उसको यहाँ देखा है। धनी सो दीप जह दीपक बारी, और वह दीप धन्य है जहाँ पर ये रानी पद्मावती जैसी जो रानी है वो वहाँ उसने जन्म लिया है। ओ दई दई यानी विधाता, और उस विधाता को भी धन्य है जिसने उस रानी पद्मावती को बनाया है। सात दीप बरने सब लोग, सब सातों दीपों के बारे में सब तरह से सब लोग वर्णन किया करते हैं। एको दीप न ओही सर जोगो, लेकिन उन सातों दीपों में से एक भी दीप इस दीप की समानता नहीं कर सकता। किसकी? सिंघल दीप की। दिया दीप नहीं तस उजियारा, यानी दिया दीप में भी ऐसा उजाला विद्यमान नहीं है जैसा सिंघल दीप में है। शरण दीप सर हो ही न पारा, और शरण दीप तो इसका पार भी नहीं पा सकता, इसके समीप नहीं ठहरता। जम्बू दीप कहो तस नाही, और जम्बू दीप तो इसके जैसा है भी नहीं। लंक दीप सरी पूज न चाही, लंक दीप तो इसकी छाया भी नहीं छू सकता। और दीप गर्भ स्थल आरन परा, दीप महोस्थल मानुष हरा, दीप महोस्थल जो है वो मनुष्यों से बिल्कुल हीन है। और इस तरह से सब संसार परत में आए सातों दीप, यानी इस संसार में जो सातों दीप हैं वो एक साथ पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन एक भी दीप इनमें से सिंगल दीप के समान यहाँ उत्तम नहीं है। तो यहाँ बारी का मतलब हम यहाँ देदीप में मान से लेंगे, और ओही सरी यानी उसके समान, आरन यानी जंगल, आरन हम कहते हैं जंगल को। तो प्रस्तुत जो पद है वो कवि जायसी के द्वारा रचित है, और पद्मावत महाकाव्य के सिंगल दीप वर्णन खंड से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने सभी द्वीपों से सिंगल द्वीप को विशिष्ट और सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट द्वीप माना है, और उसके पीछे एक प्रकार कारण भी उनके द्वारा दिया गया है कि सिंगल द्वीप यहाँ उन ऐसे द्वीपों से सर्वश्रेष्ठ कैसे है। कवि जायसी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब मैं सिंगल द्वीप का आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। वहाँ पद्मिनी नारी पद्मावती की कथा भी साथ साथ में मैं कह रहा हूँ। और महाकवि के वर्णन या प्रबंध काव्य की यही विशेषता होती है कि जिसका जैसा रूप होता है वह वैसा ही स्पष्टतया उसको चित्रित करता है। वह दीप धन्य है जहाँ बालाएं दीपक के समान देदीप्यमान होती है या रहती है, तथा पद्मावती जैसी स्त्री वहाँ जन्म लेती है। सब लोग सात दीपों का ही वर्णन करते हैं, किंतु उस सिंगल दीप के समान एक भी दीप उनमें से नहीं है। दिया दीप में वैसा प्रकाश नहीं है जैसा सिंगल दीप में मौजूद है। शरण दीप उसकी समानता नहीं कर सकता। जम्बू दीप भी वैसा नहीं कहा जा सकता। लंका दीप तो उस सिंगल दीप की परछाई भी नहीं है। और गर्भ स्थल दीप तो वनों से भरा पड़ा है, वहाँ जंगल ही जंगल है। और महु स्थल दीप मनुष्यों को हरने वाला अर्थात निर्जन है, वहाँ मनुष्य नाम का कोई जीव वहाँ मिलेगा ही नहीं। और कवि कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम 7 द्वीप सामने आए, किंतु एक भी द्वीप सिंगल द्वीप की तुलना में सुंदर नहीं है। ये इसका एक भावार्थ होगा, सरल भावार्थ। इसके तत्पश्चात हम इसके विशेष पर यहाँ ध्यान देंगे कि पद्मिनी का जो आशय है वो रानी पद्मावती से है। वैसे जिस नारी के शरीर में पद्मों की सुगंध निकलती रहे उसे पद्मिनी नारी जाति की नारी कहा गया है।
पुराणों में सातों द्वीपों के नाम हैं जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, सालंबद्वीप, कुशद्वीप, क्रोंजद्वीप, गोद्वीप, मैदक द्वीप और पुष्कर द्वीप। जायसी ने सातों द्वीपों के नाम पुराणों के अनुसार न बताकर लोक कथाओं के आधार पर ही बताए हैं। इसमें रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है और प्रतीप अलंकार का प्रयोग यहाँ कवि के द्वारा इसमें प्रयोग में लिया गया है। यहाँ चौपाई दोहा की गति यति वास्तव में इसमें प्रशस्य कही जा सकती है। इस तरह से आपका ये पहला जो इनका पद था उसकी सह प्रसंग आज हमने व्याख्या देखी। जायसी के बारे में, जायसी के काव्य के बारे में, काव्य की विशेषताओं के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में हमने यहाँ विस्तार से जाना। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको अन्य जो इनके पद हैं उन पदों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।